प्यारे बच्चों, मैं अंबिका सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी। बेटा, आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है भाई, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। तो बेटा, जो आप ये घड़ी लगाते हो, जो मोबाइल चलाते हो, ठीक है, या घर में जो आपकी इन्वर्टर बैटरी है, जो भी आपकी अगल बगल चीज़ें आप देखेंगे तो सब में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको नजर आएगी। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दो भागों से मिलती हो ना। एक जो है इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब केमिस्ट्री में सब केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ रासायनिक क्रिया, यानी रासायनिक क्रिया में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो हमको क्या मिलेगी, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। यानी यह जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी और केमिकल रिएक्शन के तहत जो हमको केमिकल एनर्जी मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा मिलेगी, इनके बीच जो रिलेशन है, इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, वैसे भी आपको मालूम है कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, टोटल जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, उसमें जो रिएक्शन होता है बेटा, वह रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्षय का, जिसको आप एक साथ मिलाकर बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि टोटल रिडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर के अंतर्गत मिलेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो प्रोसेस होता है, एक ऑक्सीडेशन का होता है, एक रिडक्शन का होता है। एक क्रिया ऑक्सीकरण की होती है, दूसरी क्रिया अपक्षय की होती है। तो ऑक्सीकरण बेटा क्या होगा, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी भी सिस्टम से, किसी भी तंत्र से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। अब सिस्टम क्या होगा, केमिस्ट्री में आपको पता है, सिस्टम केमिस्ट्री में या तो कोई मॉलिक्यूल होगा, या तो कोई एटम होगा, या तो कोई आयन होगा। तो किसी भी एटम से या किसी भी मॉलिक्यूल से या किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और ठीक उसका उल्टा कर दो तो आपको मिल जाएगा अपक्षय। यानी किसी भी तंत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को आप कहते हो रिडक्शन। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये रिएक्शन आपको बेटा हर जगह मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन पदार्थों में होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो बेटा, इसमें सबसे पहले आप देखिए विद्युत रसायन क्या होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में एवं वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को आप करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे सुचालक क्या होते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ जिनमें धारा का संचालन होता है, जो धारा का प्रवाह करते हैं, उसको हम चालक कहते हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हो वे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र आयन होते हैं या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको आप सुचालक कहते हैं। इसके आधार पर ये जो सुचालक हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को आप कहते हो धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरा विद्युत अभट्टी चालक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये दो तरह के कंडक्टर आपके मिलेंगे। तो पहला देखो इसमें धात्विक चालक क्या होते हैं, ऐसे चालक जिनमें धारा का संचालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता हो, उसे हम धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जितने भी मेटल हैं और अधातुओं में कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, इनको इस धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए
सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं में आपको मालूम है, धातुओं में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। धातु की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, धातु विद्युत धनी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, इसके बाद कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम सुगमता से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करता है। इस तरह से अगर एक सोडियम का क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे सोडियम के परमाणु हैं, सभी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। इस तरह से ये जो सोडियम के परमाणु हैं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, यह इलेक्ट्रॉन एक धनायन से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन के क्लाउड या मेघ का निर्माण करता है। और इसी क्लाउड के बीच में धातुओं के आयन एक दूसरे से आकर्षित होते हुए धातु बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यानी धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, चलायमान अवस्था में रहते हैं, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इसमें धारा का संचालन होता है। दूसरी बात जो हम जरूरी आपको बताना चाहते हैं कि बेटा अगर किसी धातु का टेम्परेचर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो गया? धातुओं का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता में कमी क्यों आ जाती है? तो ध्यान दो, दरअसल ये जो मेटल का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान अवस्था में और उसके बीच में धनायन है। जब इसका हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर धातु के आयन वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। उस कंपन की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कमी आएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों पर अवरोध क्रिएट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कम हो जाने से उसकी चालकता कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। अधातुओं में आइए, अधातुओं में कार्बन का अपर ग्रुप ग्रेफाइट, आपको ये मालूम होगा ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जो होता है ग्रेफाइट की बनावट होती है, ग्रेफाइट में उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, खटकोणीय चादर के समान उसकी संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन का sp2 संकरण होता है। यानी एक कार्बन केवल 3 कार्बन से ही लिंक होता है और प्रत्येक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से उसमें धारा का संचालन होता है। इसके बाद दूसरा आपका है विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये क्या होते हैं? ऐसे चालक जिनमें धारा का संचालन मुक्त आयनों के माध्यम से होता है, उसको आप बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। इसमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? तो इसमें देखो जितने भी एसिड हैं, बेस हैं या उनके द्वारा बनाए गए साथ होते हैं, इनमें धारा का संचालन होता है। क्योंकि जब इनको हम गलाते हैं या पानी में घोलते हैं, तो गलाने पर या पानी में घोलने पर ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और जब हमको विलयन में स्वतंत्र आयन मिलते हैं तो उस स्वतंत्र आयन के माध्यम से उसमें धारा का संचालन होता है। जैसे NaCl को ले लो, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को गला देते हैं या पानी में घोल देते हैं तो इनमें धारा का संचालन होता है। ये प्रश्न भी आपको मिलता है, तो उसके पीछे क्या वजह आप बताएंगे? तो आप यही बताएंगे कि NaCl अगर ठोस अवस्था में है तो इसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन सोडियम आयन से प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में बधे रहते हैं। इनके बीच लगने वाले अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान बहुत अधिक रहता है। तो जब तक अट्रैक्टिव फोर्स से आपस में पैक्ड रहेंगे, इनके आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहेंगे, तब तक इनमें धारा का संचालन नहीं होगा। लेकिन अगर NaCl को हम गलाते हैं या पानी में घोलते हैं, तो गलाने पर या पानी में घोलने पर यह NaCl टूट करके
अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, और विलयन में ये आयन स्वतंत्र अवस्था में गमन करते हैं और इसी स्वतंत्र आयन के द्वारा इस धारा का संचालन होता है। ये तो हो गया दो टाइप के कंडक्टर। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पदार्थ आप अधिकांशतः यूज करेंगे वो होता है विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जली विलयन में धारा का संचालन करते हैं उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे जितने भी आपके एसिड हो गए, जितने भी आपके बेस हो गए, या इनके द्वारा जो साल्ट बनते हैं, ये सब बेटा अपघट्य का काम करते हैं, क्योंकि जब इनको हम भरा देते हैं या पानी में घोल देते हैं, ये कूद करके अपने आयनों में अलग हो जाते हैं और इसी के थ्रू उसकी धारा का संचालन होता है। तो ये जो अपघट्य पदार्थ हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको आप कहते हो प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और एक जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम प्रबल अपघट्य की बात करें, जैसा नाम से ही लग रहा है आपको, ऐसे अपघट्य जो किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूपेण अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात जिनकी वियोजन की मात्रा एक होती है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक होता है। इट मीन्स वो 100% अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उसको आप कहते हो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? जितने भी स्ट्रांग एसिड, जितने भी स्ट्रांग बेस हैं, या इनकी क्रियाओं से जो बने हुए साल्ट होते हैं, जिसको बेटा बोलते हैं आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम दो चार नाम आपसे पूछना चाहें स्ट्रांग एसिड की, तो बताएंगे आप? स्ट्रांग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये Cl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये सब बेटा आपके स्ट्रांग एसिड हैं जो किसी भी कंसंट्रेशन पर कंप्लीट कूद करके अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। उसी तरह से स्ट्रांग बेस प्रबल क्षार कौन से हैं? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, बेरियम हाइड्रॉक्साइड, ये सब प्रबल अपघट्य होते हैं जो हर कंसंट्रेशन पर कंप्लीट अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसा नाम से ही है, वे अपघट्य जिनके वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक से कम होता है, यानी जिनका 100% आयन नहीं होता है, उसको आप कहते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंतर्गत जितने भी वीक एसिड हैं या वीक बेस हैं, उनको आप कहोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन की वैद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की चालकता डिपेंड करेगी उसके विलयन उपस्थित आयनों की संख्या पर। अगर बेटा यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, उस विलयन की चालकता भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है? तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिनका 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जिनकी वियोजन की मात्रा एक होगी, किसी भी कंसंट्रेशन पर कंप्लीट अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे, उसको आप कहेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा एक से कम होगी, उसको आप कहोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके विलयन में नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे, इसलिए इसके विलयन की चालकता भी क्या होगी? कम होगी। तो अगर हम वीक एसिड की बात करें, बहुत सारे वीक एसिड हैं, जैसे ले लो H2S ले लो, हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, कार्बोनिक एसिड है, बोरिक एसिड है, ये सब आपके वीक एसिड होते हैं जिनकी वियोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है बेटा? ये दो तरह के पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का संचालन होता है। एक धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा आपका विद्युत अपघट्य कंडक्टर। और
उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपके दो टाइप के हैं, एक प्रबल अवघट, दूसरा आपका दुर्बल। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत अनवघट पदार्थ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, वे पदार्थ जो गलाने पर या जल में घोलने पर धारा का संचालन नहीं करते हैं, उसको आप कहते हो अनवघट पदार्थ। ठीक है, तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे हम बेंजीन की बात कर लें C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लें CCl4, ग्लूकोज की बात कर लो C6H12O6, सुक्रोज की बात कर लिया जाए C12H22O11। तो बेटा ग्लूकोज तो पानी में घुलता है। क्यों घुलता है? क्योंकि ग्लूकोज पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वो डिजॉल्व तो होता है लेकिन उसका आयन नहीं होगा। पानी में घुलेगा जरूर लेकिन अपने आयनों में नहीं टूटेगा। उसी तरह से चीनी है जो आप खाते हो, तो चीनी भी पानी में घुलता है क्योंकि पोलर कंपाउंड है, वो भी जो है पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। लेकिन जब वो वाटर में डिजॉल्व करेंगे, घुलेगा जरूर लेकिन आयनों में विभक्त नहीं होगा, इसलिए उनमें धारा का संचालन नहीं होगा। ये मतलब हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट अनवघट पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम गलाते हैं या पानी में घोलते हैं, उसके बाद भी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हमने पीछे बताया आपको कि किसी भी विलयन में धारा का प्रवाह कब संभव है, या तो उसमें स्वतंत्र आयन होगा या तो उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी उसमें कंडक्टिविटी होगी, अदरवाइज कंडक्टिविटी नहीं होगी। ये हो गया अनवघट। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे सेल। सेल किसे कहते हैं, इसमें क्या कार्य होता है, किस प्रकार से, जैसा कि पीछे हमने बताया, किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को हम चेंज करेंगे वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से चेंज करेंगे रासायनिक ऊर्जा में, उसी के अनुसार इस सेल का हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, व्हाट इज सेल, सेल किसे कहते हैं। तो आप बताइए, सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में एवं वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे होगा, वहां पर सेल कैसी युक्ति है। तो किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और वो किसी एक ही अपघट के विलयन में डूबे रहते हैं, या दो इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग विद्युत अपघट के विलयन में डुबोते हैं और उनको हम तार तथा पोटेंशियोमीटर से जोड़ देते हैं। इसके आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघट सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा आपका होता है वोल्टेज सेल। ये दो प्रकार के सेल का अध्ययन आपको करना है, विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा आपका वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल को आप डैनियल सेल भी कहते हैं, गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो बेटा, ये विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। देखिए आप इसको पहला देखो बेटा, विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नाम से ही लग रहा है ऐसा सेल जिसमें हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन करते हैं। ठीक है, उसको आप कहते हैं अपघटनी सेल। इस सेल में क्या होता है, इस सेल में हम बाहर से विद्युत ऊर्जा देते हैं और रासायनिक परिवर्तन कराते हैं। यानी वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल में क्या होता है, इस सेल में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, इसमें दो धातु की छड़ें होती हैं जिसको आप इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहते किसे आप, कोई बोलेगा इसमें से। सुनिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो एक इलेक्ट्रोड या अर्धसेल की रचना होती है। ठीक है बेटा, किसी धातु की छड़ को उसके लवण के घोल में डालते हैं तो
एक इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल की रचना होती है। और जब दो अर्ध सेलों को तार और बैटरी से जोड़ देते हैं तो किसी एक सेल का निर्माण होता है। तो ये जो आपका बैटरी सेल है, इस बैटरी सेल में दो ये धातु का इलेक्ट्रोड है और इसमें एक अपघट का विलयन है और इनको तार और बैटरी से जोड़ दिया जाता है। एक सेल का अपघटनी सेल का निर्माण होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बैटरी के धन पोल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसको आप कहते हैं एनोड और ऋण पोल से जो जुड़ेगा उसको आप कहते हैं कैथोड। एनोड पर हमेशा किसी भी प्रकार का सेल, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपक्षेपण की क्रिया। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इस अपघटनी सेल में जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच हम धारा प्रवाहित करते हैं, बेटा यहाँ केमिकल चेंजिंग होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे जब हम चर्चा करेंगे वोल्टेज सेल का, तो वोल्टेज सेल में केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि वोल्टेज सेल में कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होती है, वहाँ पर केवल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से धारा का प्रवाह होगा। जबकि यह जो आपका अपघटनी सेल नाम से ही विदित है, जिसमें किसी अपघट को तोड़ते हैं, अपघटन की क्रिया को संपन्न कराते हैं, तो अपघटनी सेल में केमिकल चेंजिंग होती है और इलेक्ट्रोडों पर डिफरेंट उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर बता दिया गया NaCl, तो NaCl मोल्टेन फेज में है, गलित अवस्था में है। अब इस NaCl को इस अपघटनी सेल में लेकर के जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच धारा प्रवाहित करते हो तो क्या होता है बेटा, Cl माइनस कहाँ दौड़ेगा, Cl माइनस जाएगा एनोड पर। एज यू नो, एनोड पर क्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण की, तो वहाँ वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Cl2 गैस के रूप में उड़ जाएगा, निकल जाएगा। और उसके बाद सोडियम आयन है, सोडियम आयन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ दौड़ जाएगा, कैथोड पर, जहाँ पर ये कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल के रूप में निक्षेपित हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दो, अगर मान लीजिए ये जो हमने मोल्टेन NaCl, गलित NaCl लिया, यदि इसके स्थान पर हम जलीय NaCl का गठन कराएं तो क्या होगा? तो बेटा पहले क्या था, पहले Na प्लस और Cl माइनस था, लेकिन जब उसमें आप पानी दे दोगे तब वहाँ H प्लस की और OH पानी होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों प्रकार के आयन होंगे वहाँ पर। तब क्या होगा, जैसे यहाँ जो सोडियम आयन और H प्लस आयन दोनों अगर रहेंगे तो कौन इस कैथोड पर पहले जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। और इसकी जानकारी आगे आप पढ़ेंगे, बताया जाएगा आपको जब आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक सीरीज। ऐसे ही आप देखो, सोडियम है जो कि मेटल है, H क्या है, नॉन मेटल है। अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो मेटल की बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो अगर सिंपली आपसे कहा जाए कि सोडियम और H प्लस आयन में कौन पहले जाएगा कैथोड पर, तो आप कहेंगे H प्लस है। यहाँ H प्लस इलेक्ट्रॉन को लेगा और H2 गैस के रूप में रिलीज होगा। और यहाँ Cl माइनस और OH माइनस, ये आगे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जब सीरीज देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखेंगे तो Cl माइनस और OH माइनस में Cl का स्थान ऊपर है और OH का नीचे है, यानी Cl के द्वारा यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, त्यागने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Cl2 गैस के रूप में निकल जाता है। यानी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl का जलीय घोल लेंगे तब हमको कैथोड पर सोडियम मेटल प्राप्त नहीं होगा, इससे में हमको क्या मिलेगा, NaOH। बेटा दूसरा सेल विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप पढ़ते होंगे डैनियल सेल, कोई भी नाम दे सकते हैं। डैनियल सेल इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। इस सेल में क्या होता है, जैसा कि पीछे हमने आपको बताया, वोल्टेज सेल में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है
रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, उस रासायनिक क्रिया के तहत जो ऊर्जा आपको मिलेगी, कौन सी, केमिकल एनर्जी, उस एनर्जी को आप चेंज करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इस सेल में क्या होता है, इस सेल में जैसा कि आप देखिए यहाँ डेनियल सेल दिया गया है आपको, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को 2 अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोते हैं और दोनों को हम तार और पोटेशियम से जोड़ देते हैं। साथ ही साथ सर्किट को पूरा करने के लिए इसमें बेटा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हम भाग यूज करते हैं, जिसको आप बोलते हैं शार्ट ब्रिज, लवण से। अगर हम आपसे पूछें घर पे लाइट वगैरह आप जलाते लाते हैं, कभी जैसे आप घर पर लाइट का कनेक्शन देते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं, उसके बाद लाइट फ्लक्चुएट करती है, कभी लाइट तीव्र हो जाती है, कभी कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो आप क्या करते हो बेटा, बाल्टी में पानी लेते हो, नमक डालते हो, उसमें डाल देते हो, तो लाइट इफेक्ट बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही काम करता है शार्ट ब्रिज। शार्ट ब्रिज अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या फंक्शन है, तो आप बताइएगे। पहला जो फंक्शन है, ये परिपथ को कंप्लीट करता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए एक सर्कुलर मोशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें लवण सेतु का शार्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं, जिसमें हम किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ, किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसमें आप NH4Cl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब अपघट्टों का प्रयोग आप कर सकते हो। दूसरा काम ये बता क्या करता है, दूसरा काम ये करता है, यह दोनों विलयनों के आयनिक संतुलन को मेंटेन रखता है। ध्यान दीजिए, यह दोनों विलयनों के आयनिक संतुलन को मेंटेन रखता है। अगर इस शार्ट ब्रिज का प्रयोग न करें, ध्यान दीजिए, इस डेनियल सेल में ये जिंक राड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है, कॉपर राड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है। तो बेटा यहाँ पर जो है ये जिंक एनोड का काम करता है और ये कॉपर कैथोड का काम करता है। अभी पीछे हमने आपको बताया एनोड पर क्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण की, और कैथोड पर हमेशा क्या होगी, विक्षेपण की। एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, इस विद्युत रासायनिक सेल का जो एनोड होता है, ये इसका निगेटिव पोल होता है, जबकि अपघटनी सेल का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव पोल होता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बच्चा बोलेगा इसमें से? अपघटनी सेल में पॉजिटिव पोल एनोड, नेगेटिव पोल कैथोड, जबकि ये जो आपका गैलियम सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें जो एनोड होता है वो सेल का नेगेटिव पोल होता है और जो कैथोड होता है सेल का पॉजिटिव पोल होता है। वही ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, ये जिंक का राड है, कॉपर राड है। पहले तो अगर हम आपसे पूछें इन दोनों में किसकी सक्रियता, किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, which one is more reactive, either zinc or copper metal, then what you will say? इसकी भी जानकारी बेटा हम प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आगे आपको बताया जाएगा। वैसे भी अगर आप पीरियडिक टेबल आप क्लास 11 में पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिंक की जो एक्टिविटी होती है उसकी एक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। एक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो जिंक ज़्यादा एक्टिव है तो क्या करेगा, यह जिंक अपने आउटर स्फीयर से, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और इसके आउटर स्फीयर में 4s 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा और जेडीएम प्लस 2 ग्रुप में कहाँ आएगा, मीडियम में। इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन परिपथ के द्वारा कहाँ जाएंगे, कैथोड को। यहाँ होता क्या है, यहाँ कॉपर है और हीलियम में क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर प्लस 2 आयन है। ठीक है, तो कॉपर प्लस 2 और कॉपर में
कॉपर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, जबकि कॉपर प्लस 2 की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसलिए ये कॉपर प्लस 2 आयन त्यागी इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ कॉपर मेटल के रूप में डिपॉजिट होगा। तो चूंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छूट जा रहा है, ये इसका क्या होगा, नेगेटिव पोल, और यहाँ एरिया से कॉपर प्लस 2 आयन कहाँ जा रहा है, रॉड पर, तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए उसका क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह से इसलिए बता केवल इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की ओर, और उसके विपरीत धारा का संचलन होता है। ठीक है, अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।